Hello dear students, welcome to your channel Physics Solution. Here you will get every solution related to physics. तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। जो भी बच्चे क्लास 10 से 11 में आए हैं उनके लिए है। यहाँ पे पूरा का पूरा 11 क्लास 11 का से चैप्टर कवर करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे और साथ में नीट और जेई में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ ट्रिक्स बताएंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है जेई और नीट में। स्टार्ट करेंगे आज की फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, ऐसे बोल सकते कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर सोच रहे होगे कि क्यों पढ़े इसको, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11 में आए हो तो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड, इसको पढ़ने से क्या होगा कि फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। आज तक जो फिजिक्स पढ़ा है 9 में जो फिजिक्स पढ़ा है वो समझ में नहीं आया, मोशन ये वो समझ में नहीं आया होगा। 10th में फिजिक्स पढ़ा है मजा नहीं आया, ऐसा ना, इसलिए लग रहा है कि फिजिक्स इज ए बोरिंग सब्जेक्ट। बट एक्चुअली में फिजिक्स क्या है, इस फिजिकल वर्ल्ड इस चैप्टर को पढ़ के ही समझ में आएगा, ठीक है। सो इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं पढ़ना है बट इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हेडिंग लगा लेते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। ये है फिजिकल वर्ल्ड। तो यहां पे हम पढ़ेंगे क्या है फिजिक्स, क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। आज तक तो हमने साइंस पढ़ा है, क्लास 9 10 में पढ़ा है। फिजिक्स ये है मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ क्या क्या वर्क, पावर, ये सब पढ़ा है ना। फिजिक्स ये सब नहीं है। बोले तो क्या है, तो देखो यहाँ फिजिक्स क्या है, एक्चुअली में फिजिक्स क्या है। It is the study of nature, study of nature and natural phenomena, ठीक है। मतलब क्या है फिजिक्स, एक्चुअली में क्या है फिजिक्स, क्या स्टडी है किस चीज का, नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेना में जो कुछ हो रहा है। जैसे नेचर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लाइट है तो लाइट से आ रहा है, लाइट आ रहा है किस तरह आ रहा है, सन से आ रहा है, फिर हमको दिख रहा है किस तरह दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ठीक है। लाइट नहीं रहता तो क्यों नहीं दिखता है। उसके बाद रेनबो फॉर्म हो रहा है, तो कभी एक रेनबो फॉर्म होता है, कभी दो रेनबो फॉर्म हो जाता है, क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, बारिश आती है कैसे आती है, क्यों आती है, क्या वजह है, ठीक है। एक आदमी ग्रो करता है तो वो ऊपर की तरफ ही ग्रो क्यों करता है, जमीन के अंदर क्यों नहीं जाता है, ठीक है। एक अर्थ जो है वो गोल क्यों है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्यों घूम रही है, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, और ऊपर जब कुछ फेंकते तो नीचे क्यों आता है, क्यों नहीं ऊपर ही चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉकेट को हम छोड़ते तो एक प्लेनेट से, ये अर्थ से हम दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा देते हैं। तो यही सब फिजिक्स है, इन्हीं सबको जानना ही फिजिक्स है। तो फिजिक्स का दूसरा डेफिनेशन है कि it is the laws and principles that governs the universe। भाई तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक्चुअली में ये है कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स, इस यूनिवर्स को, जो भी यूनिवर्स में जो भी घटना हो रहा है, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है, जो लॉज और प्रिंसिपल्स जो इन चीजों को रूल कर रहा है, ठीक है, वही है फिजिक्स। जो लॉज एंड रूल प्रिंसिपल्स, जो लॉज हैं, जो रूल्स है, जो इनको रूल कर रहा है, इन सब चीजों घटनाओं का रीजन है, दैट इज फिजिक्स। एक सन जो है वो लाइट देता है, मून लाइट नहीं देता, ठीक है। दूसरा प्लेनेट लाइट नहीं देता, क्यों नहीं देता, यही तो फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स वो नहीं है जो हम जैसे बचपन से अभी क्लास 9 10 में पढ़ के आए कि मोशन, चैप्टर का नाम मोशन है, ये है वो है, हाँ वो भी फिजिक्स में ही आता है, ठीक है। वहीं तक फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स पूरे यूनिवर्स में हर जगह। अभी मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। फिजिक्स नहीं होता तो सुनाई नहीं देता। आज फिजिक्स है तभी ये मोबाइल में जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये फिजिक्स है तभी मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ। फिजिक्स नहीं होता तो बोर्ड पे लिखना मुश्किल होता, लिख ही नहीं पाते। बोर्ड ही नहीं होता, पहला तो बोर्ड ही नहीं होता, ठीक है, बोर्ड ही नहीं होता, उसके बाद ये चौक भी नहीं होता। कौन ऐसा सोचता है कि चौक ऐसा बनाएगा और बोर्ड ऐसा बनेगा तो इस पे घिसने से ये होगा।
किसका कमाल है? फिजिक्स का कमाल है। फिजिक्स नहीं होता तो, फिजिक्स अगर नहीं होता तो कोई सोचता ही नहीं कि ऐसा चौक भी होगा और ऐसा बोर्ड भी होगा, उस पर हम लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखने से स्टार्ट करके खाने तक सब कुछ में क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स, ये हमने फिजिक्स के बारे में बता दिया। अब फिजिक्स पढ़ के क्या होगा? फिजिक्स का एक्चुअली फिजिक्स को हम दो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रिंसिपल्स है फिजिक्स का, दो प्रिंसिपल है फिजिक्स का, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, दो रूल्स पे काम करता है, दो इसका रूल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन diverse phenomenon with the help of few concept and laws। मतलब यूनिफिकेशन क्या है? एक अटेम्प्ट है एक्सप्लेन करने का बहुत सारे फेनोमेनन को हम एक लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अब लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़ा, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9 में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम क्या क्या बता सकते हैं? सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हम बता सकते हैं कि फॉलिंग ऑफ एप्पल, ये न्यूटन ने बताया था कि फॉलिंग ऑफ एप्पल, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बता सकते हैं, जिसका नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या बता सकते हैं? फॉलिंग ऑफ एप्पल। उसके बाद हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये तो बता ही सकते हैं। अराउंड सन के चारों तरफ क्यों घूमता है? क्योंकि ये फोर्स लगता है F = क्या था? Gm1m2/r²। इस फोर्स से घूमता है, इस फोर्स की वजह से घूमता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद क्या बता सकते हैं? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी बता सकते हैं ना। तो एक लॉ से हमने बहुत सारे फेनोमेनन बता दिए, तो इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। एक लॉ से क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये जैसे यहाँ पे 3 दिया, और भी बहुत सारे फेनोमेनन से जिसको हम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज यूनिफिकेशन। दूसरी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है नंबर 2 है रिडक्शनिज्म। नंबर 2 इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शन वो मार्केट वाला रिडक्शन नहीं, रिडक्शनिज्म ये क्या है? कि टू स्टडी द बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम by studying its constituent smaller parts। मतलब क्या है कि एक बड़े से सिस्टम के बारे में जानना है, तो हम उसके छोटे से पार्ट्स को एक उठाते हैं, एक एक करके उसके बारे में पढ़ के फिर पूरे सिस्टम कैसे काम करता है बता सकते हैं। जैसे समझ लो कि एक पंखा है, फैन, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो पंखा घूमता है ना, तो पंखा घूमता है, क्यों घूमता है ये तो बाहर से देख के नहीं बता सकते कि स्विच दबाते हैं पंखा घूमता है, ऐसा तो नहीं। उसमें कुछ है, तो उसको क्या करेंगे? उसको खोलेंगे, तो उसको खोलने के बाद फैन के, अगर एक फैन ही लेते हैं, इलेक्ट्रिक फैन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रिक फैन के अंदर क्या मिल सकता है? खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद हमको मिलेगा कैपेसिटर, एक कैपेसिटर मिलेगा। तो पहले हमको कैपेसिटर के बारे में जानना होगा, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कैपेसिटर कैसे काम करता है। फिर मिलेगा कॉइल के बारे में जानना होगा। फिर मिलेगा उसमें कुछ इंसुलेटेड वायर्स मिलेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से कॉयल है, इंसुलेटेड वायर्स होगा ये दोनों, ठीक है, कॉयल जो इंसुलेटेड वायर्स का बना हुआ है। तो इन सब के बारे में जानना होगा, इन सब के बारे में जानना होगा। जब एक बार समझ लेंगे कि ये सब मिलके कैसे काम करते हैं तो अल्टीमेटली हमको फैन क्यों घूम रहा है हमको समझ में आ जाएगा। मतलब एक बड़े ऐसी चीज को स्टडी करना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जिससे वो बना हुआ है उसके बारे में पढ़ें, दैट इज द रिडक्शनिज्म, ठीक है। सो फैन को समझना है तो पहले हमको कैपेसिटर के बारे में जानना होगा, कैपेसिटर कैसे काम करता है, तभी तो उसमें लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें कॉयल लगा है, कॉयल को ऐसे क्यों लगाया, वैसे नहीं लगाया, गोल क्यों है, मतलब लंबा क्यों नहीं लगाया, लंबा तार क्यों लगा दिया, एक तार क्यों नहीं लगाया, 50 तार क्यों लगाया। तो ये सब समझ जाएंगे, हमको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फैन कैसे घूमता है, क्यों घूमता है, ठीक है। सो दिस आर द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स पढ़ के क्या होगा, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है देखते हैं। फिजिक्स तो यही है, तो मजा आ रहा है ना। फिजिक्स, फिजिक्स एक्चुअली वो नहीं है जो बचपन से पढ़ते हैं, वैसा फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो हर जगह है, मैं बोल रहा हूँ वो भी फिजिक्स ही है। तो इसका स्कोप क्या है, स्कोप, फिजिक्स का स्कोप क्यों करते हैं, स्कोप है इसका। फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, एक है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे, दिस इज द बड़ा लेवल। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, ठीक है, बड़े लेवल। माइक्रोस्कोपिक मतलब वो एटॉमिक ये सब छोटा, एकदम छोटा लेवल पे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब अंडर माइक्रोस्कोप जो चीज दिखा है वहां पे फिजिक्स को डिवाइड किया गया, एक पार्ट है, और एक पार्ट मैक्रोस्कोपिक जो नेकेड आई से दिखाई देता है। मैक्रोस्कोपिक, फिर से मैक्रोस्कोपिक जो है ना, मैक्रोस्कोपिक को जो है ये भी अलग अलग, इसमें अलग अलग पार्ट है। अब क्या है मैक्रोस्कोपिक को हम, एक तो है मैक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक जो लेवल है ना इसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, पुराना फिजिक्स है, पुराना फिजिक्स, पहले 1600 के जमाने के, वो न्यूटन के जमाने का फिजिक्स, उसके पहले का फिजिक्स, सोक्रेटिस ये सब, एरिस्टोटल ये सब उस जमाने, मतलब फिलोसोफर्स जब थे उस, मतलब ये पुराना है, सब समझ लीजिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लासिकल। ये मॉडर्न है, ये मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स इसको बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। यहां पे देखो ये 2 फिजिक्स है, यहां पे जो नियम है, यहां पे जो लॉस है, रूल्स है, यहां पे सब काम नहीं करते। इस लेवल पे जो लॉज रूल्स जो काम कर रहे होते हैं, इस लेवल पे वो लॉज वो रूल्स सभी लॉज मतलब कुछ काम करते हैं, मैक्सिमम काम नहीं करते, ठीक है। उन यहाँ पे जो लॉज जो रूल्स है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्लासिकल फिजिक्स पे, जैसे सन घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो हमको पता है कि अर्थ जो है वो आज कहाँ रहेगा, कल कहाँ रहेगा, परसों कहाँ रहेगा, तरसों कहाँ रहेगा, मतलब एक हमको डेफिनेट जगह पता है कि यहीं पे रहेगा इतने दिन के बाद। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ठीक उसी तरह से एक न्यूक्लियस के एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो इस वाले लॉ से ये वाला नहीं समझा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कब कहां रहेगा ये नहीं पता रहता है, ये नहीं डिसाइड, ये फिक्स्ड नहीं रहता कि वो कब किस वक्त कहां पे रहेगा, ठीक है। तो कुछ लॉज यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। तो इसको हमने नया एक नाम दे दिया है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम फिजिक्स जो है ये बहुत ही नया फिजिक्स है, नया फिजिक्स। इसमें बहुत सारे अभी काम करने बाकी हैं, दिस इज जस्ट ए न्यू फिजिक्स। तो ये सब हायर स्टडीज में जाके मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या डिवाइडेड है, क्लासिकल फिजिक्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स जो है ना वो किस में डिवाइडेड है, देखो पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद और भी है ऑप्टिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स इस तरह से डिवाइडेड है।
मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स में। अब ये मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में जनरली क्या पढ़ते हैं, जैसे मोशन पढ़ा था ना, मोशन पढ़ा होगा हमने, मोशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, फोर्स, रोटेशनल मोशन पढ़ लो, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे इसमें, रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ मैंने लिखा है, इसके अलावा बहुत सारा है, मैकेनिक्स में बहुत कुछ है, ठीक है। ये उसके बाद हम और भी लिख देता हूं मैं, जैसे सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में, गैस के बारे में, ठीक है। दीज आर सॉलिड के बारे में, उसका स्ट्रेस, उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए मैकेनिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी इसी तरह से बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एंट्रोपी क्या है, ठीक है, हीट इंजन क्या है, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन जो होता है ना, मोटरसाइकिल का इंजन, बाइक का, मतलब उसके बाद कार का इंजन, ट्रेन का इंजन, ये सब इंजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? फ्रिज के बारे में, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं ना, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे लाइट क्या होती है, लाइट क्या है, लाइट के रिलेटेड जो भी फेनोमेनल है, जैसे रेनबो क्या है, रेनबो क्यों होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद डिस्पर्शन क्या है, उसके बाद मतलब रिफ्लेक्शन दुनिया भर का इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइट के रिलेटेड जो भी फेनोमेनल है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, हीट टेम्परेचर के रिलेटेड जो भी फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी हो और मैग्नेटिज्म के रिलेटेड कुछ हो तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें भी दो है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी दो अलग अलग है ना। तो इसमें हम जनरली क्या पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड जो भी फेनोमेनन उसके बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन, रोटेशनल मोशन, कुछ मतलब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड का मोशन हो, गैस का मोशन हो, सॉलिड का, मतलब कुछ भी मोशन के रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन। सो दिस इज द डिविजन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो ये वाला पार्ट जो है ना मैकेनिक्स का, मैक्सिमम पार्ट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे क्लास 11। ये वाला जो पार्ट है ये हमको क्लास 12 में मिलेगा। ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट हम फर्स्ट ईयर में कवर कर लेंगे और ये वाला पार्ट भी सेकंड ईयर में मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, ये वाला अभी हम पढ़ लेंगे, ये वाला अभी पढ़ लेंगे और ये वाला 12 में पढ़ेंगे, ये वाला 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का भी है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब वो वाला जैसे एटॉम्स, न्यूक्लिया, ये सब भी हम उसमें पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। सो दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। बहुत सारा स्कोप है फिजिक्स में, मतलब भरा पड़ा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, आप डिसाइड करते हो कौन से, किस में इंटरेस्ट है उसमें वो पढ़ो और उसमें काम करो। वन डे यू विल गेट सक्सेस इन दैट फील्ड, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा, अब बात करते हैं कुछ और। फिजिक्स में क्या है कि फंडामेंटल फोर्सेस है। फिजिक्स जो है उसमें फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर में 4 फोर्सेस है। दुनिया भर में जितना फोर्स है ना वो 4 फोर्स के अंदर ही आता है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
चार फोर्सेस, चार तरह के ही फोर्स होते हैं दुनिया में, चार तरह के ही फोर्स होते हैं उस, और बाकी जो मतलब मेनली क्या है, चार तरह के फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और दुनिया में जितना भी 200 100 200 जितना भी फोर्सेस हमको मिलेगा सब इन्हीं चार के अंदर में किसी एक ना किसी के अंदर में आएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन, ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा है, फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो उसमें ये फोर्स लगता है और इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, ये याद रखना है, इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा एट्रैक्टिव होता है, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करता। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, जैसे ये चौक है, ये मतलब मिटाने वाला है, इन दोनों के बीच में फोर्स है। मेरे और इस रिकॉर्डिंग जो मीडियम है मेरा, उसके साथ, मेरे और बोर्ड के साथ एक फोर्स है, लेकिन क्या, और एट्रैक्टिव फोर्स है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका रेंज क्या, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी, लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूर तक ये अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बीच में ये फोर्स है, ये जो है दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, ये वाला किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है, और ये क्या है, सिर्फ दो चार्जेस के बीच में ही फोर्स होगा। तो ये क्या है, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, इट इज अट्रैक्टिव, इट इज बोथ, ऐसे लिख सकते हो, इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। जैसे समझ लो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये भी रिपेल करेगा एक दूसरे को। लेकिन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो क्या करेगा, इसको खींच लेगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स जो है वो क्या है कि रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये क्या है, सिर्फ अट्रैक्टिव, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ अट्रैक्टिव है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज क्या है, इट्स रेंज इज नॉट वेरी लार्ज, इट्स रेंज is not very large, इंफिनिटी बोल देते, किसी बुक में इंफिनिटी लिखा हुआ है, बट ये इनफाइनिटली मतलब उसके हिसाब से, स्टार्स के साइज के हिसाब से उसके लिए वो इंफिनिटी होता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, और ये जो है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत सबसे वीक फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ऐसे लिख सकते, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, हो गया, ये दो हो गया। नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स क्या है, पोज करके लिख लेना। ठीक है, पोज करके वीडियो को लिख लेना, मजा आएगा इसमें तभी। थर्ड फोर्स क्या है, थर्ड फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक है वीक, लास्ट वाला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ये क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस मतलब न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। एक एटम का न्यूक्लियस होता है, ये तो पढ़ा ही है,
और न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनाता है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होता है। तो एक्चुअली क्या है, देखो प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाएंगे, न्यूक्लियस टूट जाएगा। लेकिन एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्टेबल होता है। न्यूक्लियस एक स्टेबल होता है, वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम अदर फोर्स अदर देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। वो क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा होते हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो ज्यादा फोर्स होते हैं, जो इन दोनों दो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ के रखे हुए न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इट इज द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस which is the it is the strongest force, it is the strongest, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये जो फोर्स है दुनिया में सबसे, यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, इससे नाम ही समझ में आ रहा है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज है। इट इज ए वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत छोटा, इसका रेंज बहुत छोटा होता है, ठीक है। प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ना किसी तरह से, तो ये फोर्स लगना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या, इट इज ऑल्सो है, इट इज द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये जो फोर्स है ना, ये नेचर में मतलब हमेशा नहीं रहता है। ये जो है ना, ये वाला फोर्स जो है वो नेचर में हमेशा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में हमेशा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नेचर में हमेशा है। लेकिन ये वाला जो है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। ये फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एकदम छोटे से टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। और कब एग्जिस्ट करता है, देखो इसको समझाता हूं मैं, ये थोड़ा क्रिटिकल चीज है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल्स में क्लास 12 में जब जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेगा। अभी मतलब ऊपर से बताता हूँ। तो क्या है कि एक न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस ड्रॉ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या है कि जब रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, तो न्यूट्रॉन टूट सकता है या प्रोटॉन टूट सकता है, ठीक है। न्यूट्रॉन टूट जाता है, प्रोटॉन टूट जाता है। तो जब न्यूट्रॉन टूटता है तो कुछ उसमें से एक पार्टिकल निकलता है, प्रोटॉन टूटता है, एक पार्टिकल निकलता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो निकल रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल निकलता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा या पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोड्यूस होता तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ देर तक, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए न्यूट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके बीच में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए एक फोर्स होता है, उसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया न्यूक्लियस के बाहर, तो फिर से वो फोर्स गायब हो जाता है। ये फोर्स जो है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए आता है, फिर से ये गायब हो जाता है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल फोर्स, इसको शॉर्ट इंटरवल फोर्स बोलते हैं इसको। ये बहुत देर तक नहीं रहता है, थोड़ी देर तक फोर्स एक्ट करता है, बस फिर से गायब हो जाता है, ठीक है। इट इज अ सब न्यूक्लियस के अंदर, मतलब पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, उनके बीच में ये फोर्स होता है, ठीक है। सो ये हो गया 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्स। 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्स, ये तो हमने पढ़ लिया। अब दुनिया में जितने भी फोर्सेस पढ़ेंगे ना, कोई भी फोर्स दुनिया में जितना भी फोर्स पढ़ेंगे, कितना सारा फोर्स का नाम सुनोगे, फ्रिक्शन सुनोगे, ठीक है ना, फ्रिक्शन सुनोगे, फिर क्या सुनोगे, फ्रिक्शन, और उसके बाद मतलब मैं क्या बोलूं, 200 कितना लिखूं मैं, फ्रिक्शन सुन लोगे। सपोज तुमने सुन लिया सेंट्रीपिटल फोर्स सुनोगे, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस तरह के दुनिया भर के फोर्स आएंगे, नाम अलग अलग होगा, ठीक है। ये सब फोर्सेस जो है ना वो उन्हीं 4 फोर्सेस के अंदर, किसी ना किसी के अंदर रहेंगे ये, ठीक है। सो दीज आर तो हमने डिस्कस कर लिया 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ फिजिक्स पढ़ के, फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स का रिलेशन क्या है। तो हमारा जो आज का ये चैप्टर होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट का रिलेशन, जैसे रिलेशन बिटवीन नंबर 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है? तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है कि फिजिक्स जो है ना बिना मैथमेटिक्स का नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स का इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब इनकम्प्लीट, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीट है। फिजिक्स को समझना है देन यू नीड मैथमेटिक्स, क्योंकि किसी भी चीज को देख लिया, देखना अलग चीज है, उस चीज को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। सो विदाउट, ऐसे लिख सकते हैं, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। तो इसलिए यह हम बोलते हैं कि फिजिक्स जो है ना फिजिक्स इज किंग, फिजिक्स जो है वो किंग है एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन, मैथमेटिक्स इज क्वीन। क्वीन ऑफ साइंस। फिजिक्स को किंग माना जाता है और मैथमेटिक्स को क्या माना जाता है? क्वीन माना जाता है। मतलब ऐसे मियाँ बीवी है, ठीक है, इस तरह से। फिजिक्स को मतलब अगर फिजिक्स ना हो तो मैथमेटिक्स का क्या इस्तेमाल, क्या करेंगे? मैथमेटिक्स का अचार डालेंगे, ठीक है। सो फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स नहीं है और मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है। सो फिजिक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स चाहिए, और फिजिक्स ही नहीं है तो मैथमेटिक्स का कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स को बोलते हैं, मैथमेटिक्स का दूसरा एक बोला जाता है इसको कि मैथमेटिक्स इज आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स एंड साइंस ऑफ ऑल साइंस। जितने भी साइंस है उनका ये साइंस है, और जितने भी आर्ट्स है उनका ये आर्ट्स है, मैथमेटिक्स, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है? देखो, फिजिक्स अगर ना हो देन केमिस्ट्री में बहुत से चीजें नहीं कर सकते हम। फिजिक्स के हिसाब, फिजिक्स अगर है, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, तो दैट विल हेल्प द केमिस्ट, जो केमिस्ट्री वाले होते हैं ना उनको हेल्प करेगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम क्या समझ सकते हैं? केमिस्ट स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर को समझने से क्या होगा? केमिस्ट लोगों को हेल्प मिलेगा कि वो उनके प्रॉपर्टीज को समझ पाए, ठीक है ना। सो फिजिक्स के हेल्प से केमिस्ट्री में जो है बहुत सारे, फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री वालों को बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर किसी चीज को केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे मान लो कि हमने ऐसे किया कि Na+Cl मिला के हम कर देते NaCl, नमक हमारा, ठीक है, Na+Cl मिलके हमारा NaCl हो जाता है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये Na+Cl क्यों मिला? क्या कारण है कि Na और Cl ही मिलके NaCl बना, ठीक है। क्यों एक एलिमेंट मिलके ही 2 एलिमेंट बना? क्यों नहीं ये 5 सोडियम और क्यों नहीं ये 2 मिलके ऐसा बना, ठीक है ना। तो इसमें क्यों और ये बना कैसे, इसको कौन समझाएगा? फिजिक्स, ठीक है ना। अब ये बन गया, उसके बाद तो इसका काम चल रहा है, लेकिन बना क्यों, ये कहां से आया, इसको हम स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स है। सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी की। फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी में तो फिजिक्स का क्या इस्तेमाल है? देखो, बात करते हैं कि हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए
डीएनए की बात करते हैं, डीएनए डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में ये बहुत ही बहुत बड़ा ब्रांच है ये। तो इसमें क्या है कि इसके बारे में स्टडी करके हम एक इंसान, मरे हुए इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्तेदारी निकाल सकते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसका डीएनए का टेस्टिंग करके पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ, मतलब ढूंढा जा रहा है कि कहाँ से आया है। तो ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, इसको करने के लिए अपैरेटस चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको डीएनए तो दिखाई नहीं देगा ना, आदमी को दिखाई तो देने वाला है नहीं, मतलब सेल तो आदमी को दिखाई नहीं देता है, तो डीएनए तो सेल के बहुत अंदर होता है, तो दिखाई कहाँ से देगा। सो देखने के लिए क्या चाहिए, वी नीड सम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। So discovery or invention of electron microscope invention of electron microscope enhances the study of biology की स्टडी को एनहांस कर दिया है, बहुत आगे की तरफ ले गया है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो फिजिक्स के नॉलेज, फिजिक्स के कंसेप्ट से ही बनाकर उसको हमने बायोलॉजी में यूज कर लिया है, सो दैट वी कैन स्टडी मोर एंड मोर अबाउट द बायोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में जानना है, बहुत कुछ जानना है, तो हमें कुछ एपरेटस चाहिए ना, आंखों से देख के हम कुछ नहीं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज चाहिए जो हम देख सके। तो हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी, इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन, तो ये फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, एक्चुअली एक कॉइन का दो हेड एंड टेल है, ऐसे समझ सकते हो। ये कॉइन का हेड एंड टेल है, फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी कभी टेक्नोलॉजी जो है फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, और कभी कभी टेक्नोलॉजी आता है तो बाद में फिजिक्स आता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि फिजिक्स पहले आ जाता है, फिजिक्स पहले आता है, बाद में टेक्नोलॉजी आता है। जैसे सिलिकॉन का चिप, सिलिकॉन चिप्स पहले बने, फिजिक्स के हिसाब से सिलिकॉन चिप्स बन गया, फिजिक्स वालों ने सिलिकॉन चिप को ढूंढा, सिलिकॉन के प्रॉपर्टी को जाना कि ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर है, कैसे काम करता है, डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, ये वो समझ गया। सब समझने के बाद अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कंप्यूटर्स में। तब क्या बने, कंप्यूटर्स बने। ठीक है, कंप्यूटर्स बने। उसके बाद जो लॉजिक जो है ना, लॉजिक जो लॉजिक लगता है कंप्यूटर्स में, जो लॉजिक लगता है, ठीक है, वो भी फिजिक्स ने दिया, तब जाके कंप्यूटर बना। कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, वरना कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं होता, लॉजिक नहीं मिलता, लॉजिक फिजिक्स ने लॉजिक नहीं दिया होता है कि एंड गेट है, ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ये तो अभी मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ, ये सब पढ़ेंगे हम। एंड गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, ये सब जो फिजिक्स ने दिया, जब फिजिक्स ने दिया तो कंप्यूटर जो है वो डिजिटल हो गया। पहले तो एनालॉग था, अब क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो कंप्यूटर में एक नया सा रिवॉल्यूशन आ गया with the concept of logic is based on this what, the diode transistor का इस्तेमाल करके हमने कंप्यूटर को एनहांस कर दिया। डायोड ट्रांजिस्टर को कैसे एनहांस किया, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। सो साइंस और टेक्नोलॉजी का रिलेशन यही है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का ही रिलेशन है। पहले फिजिक्स आ गया तो टेक्नोलॉजी अपने आप आ जाता है, फिर से टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो फिजिक्स भी अपने आप आ जाता है, नया ब्रांच आ जाता है। ठीक है ना, तो उसी तरह से फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को हम बोल सकते हैं एक कॉइन का हेड एंड टेल है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास, और दिस इज अबाउट, इतना ही काफी है, ये चैप्टर में इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना जो है अगर हम पढ़ लेते हैं, देन वी गेट एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स में इंटरेस्ट मिलेगा, और भी आपको जानने का मन होगा इसका। अभी तो मैंने मतलब सोच लो कि मैंने 10% बताया फिजिक्स के बारे में, 10% भी नहीं बताया मैंने। अब और आपका मतलब मन करेगा कि और जाने हम फिजिक्स के बारे में, सो यू गो एंड सर्च एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, ओके, व्हाट यू गेट न्यू, व्हाट यू आर गेटिंग न्यू। सो यू गो एंड सर्च ऑन गूगल तो आजकल है, गूगल है, यूट्यूब है, दुनिया भर का है सोर्सेस है। सो सर्च एंड, और क्या ऑब्जर्व करते हो नेचर में, वो भी जो ऑब्जर्व करते हो उसका क्या रीजन हो सकता है, यू प्लीज कमेंट ऑन दिस।
इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया, देन मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। ठीक है, सो थैंक यू।